अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी पे, प्राइवेसी पे। हम सब जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन ही हर चीज़ कर रहे होते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो रहा होता है। हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन हैं। हमारे पास फ़ोन ऐप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं जो हम डिजिटल की दुनिया में आ चुके हैं। ई कॉमर्स पे आज बात करेंगे, उसके साथ साथ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे हम बात करेंगे। आजकल ई कॉमर्स का दौर है, कैसे लोग अपनी ऑनलाइन अर्निंग्स को सेव कर सकते हैं। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इवन सैड कि जो कुछ दिनों से हमारे शहर में हो रहा है। एक बच्चा मुस्तफ़ा नाम का, वो मेरी फैमिली में किसी के फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जिनका वो बेटा है, और बहुत दुख हो रहा है मुझे देख के। इवन जो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ कुरंगी पे ही एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जो मैंने कल देखा न्यूज़ में कि एक लड़का जो सिविल इंजीनियर था, उसकी वालदा जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि कौन है कंसर्न्स, किन से हम जाके बात करें, हमारे बच्चों की सेफ्टी नहीं है, ट्रक्स जो हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जितने एक्सीडेंट्स पूरी दुनिया में भी होते होंगे, लेकिन जितने एक्सीडेंट्स हमारे शहर में होते हैं इन ट्रक्स और ट्रॉलर्स की वजह से और कंटेनर्स की वजह से, आई थिंक वो ज़्यादा कहीं और नहीं होते होंगे। उसके अलावा हम सिक्योरिटी की बात करें, प्राइवेसी की बात करें, इतनी भी प्राइवेट ना हो जाएं कि अगर किसी को घर रेंट पे दे रहे हैं तो आप पूछें भी ना कि किसको घर रेंट पे दे रहे हैं, कौन है वो इंसान जो आपके घर में रह रहा है और वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम जब अपार्टमेंट्स देखते हैं, बहुत से ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बहुत मशहूर अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे रह कौन रहा है, किसने घर ख़रीदा है, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो आपके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, जो आपके नेबरहुड में लोग होते हैं, वो फ़ौरन से उस चीज़ का नोटिस लेते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि जब आप किसी भी ख़याबान पे रह रहे हैं या किसी भी एरिया में रह रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के साथ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एट द सेम टाइम, इफ़ आई एम रेंटिंग अ हाउस, आपने देखा होगा जब आप रेंट आउट कर रहे होते हैं या टेनेंट बनने जा रहे होते हैं किसी के, तो मैं क्योंकि रेंट पे रहती हूँ, तो जब भी हमने रेंट पे घर लिया, हमेशा ये हुआ कि हमें पूरा हमारे घर में मैं क्या करती हूँ, मेरा हस्बैंड क्या करता है, मेरे बच्चे कितने हैं, ये सब पूछा जाता है जो फैमिलीज़ घर दे रही होती हैं। अब इसी तरह आपको आपके लैंडलॉर्ड का भी पता होना चाहिए कि आपका लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो उसकी इनकम क्या है, वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, आपको सब चेक रखना चाहिए। अब आपने जी रेंट दे दिया, फिर उसके बाद अब ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ रहते ही नहीं है, दे आर नॉट इवन लिविंग इन पाकिस्तान, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आगे रेंट आउट करते हैं। इसी तरह हम शूट्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत से घर हैं जो हमें शूट्स पे मिलते हैं जिनके लोग यहाँ नहीं रह रहे होते। बात यह है कि वो बच्चा इतने दिन से किडनैप था, ही वॉज मिसिंग, द पेरेंट्स वर कॉन्स्टेंटली गोइंग, बट कोई उनका हाथ नहीं पकड़ा था। फिर मदर ने, क्योंकि उनका इंटरव्यू अब पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, कि मदर ने खुद अपने एंड से बहुत सी चीज़ों का पता लगाया, CDRs निकाली, बहुत कुछ किया और उस घर को शनाख्त किया जिस घर में ये एक्टिविटी हो रही थी। अब जब आप वो घर देखते हैं, तो जब उस घर में कोई जाता है, पुलिस जब उस पर रेड करती है, तो वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। और ये कुछ दिनों पहले की बात है, बिकॉज दैट हाउस इज़ जस्ट बिहाइंड माई हाउस, वो इतना दूर नहीं। और मैं रात को सोच रही हूँ कि ये इतनी फायरिंग हो रही है, इतनी फायरिंग हो रही है, ये मुझे वो शादी के पटाखे बिल्कुल नहीं लग रहे थे, और मैं थोड़ी देर के लिए डरी भी कि पता नहीं किसके घर इतनी फायरिंग हो रही है। बट ऑब्वियसली अब हम घरों में रहते हैं, हम निकल के तो देख नहीं सकते। रात का 3-1-2 बज रहा था और वो घर में जब फायरिंग हुई और पता चला जी वहाँ एक कॉल सेंटर चल रहा था, वहाँ से 24 लैपटॉप मिले, वहाँ पे असला मिला, वहाँ ड्रग्स मिली। और अब जब उस मुजरिम को पकड़ लिया जो कि उस लड़के का फ्रेंड था, अब यहाँ पे दोनों जगहों पे जो है वो नेग्लिजेंस है। घर की तरफ से भी हो सकता है माँ जो है वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई नो द मदर, माएँ कंसर्न होती हैं, बट लड़कों पे माएँ थोड़ी सी लिबरल हो जाती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर लड़के को क्या रोकना, लड़के पे क्या चेक रखना, लड़का कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उस लड़के के दोस्त कौन है। ये हम सदियों से देखते आए हैं कि लड़कों के दोस्तों का माओं को ज़्यादातर पता ही नहीं होता।
तो देखें इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर ऑल द मदर्स, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द फैमिलीज, ऑल द किड्स कि प्लीज़ आप कहाँ बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अब उस बच्चे पे कोई भी आप बात लगा दें कि जी वो ड्रग एडिक्ट था या वो ड्रग्स की मंशियात के अंदर इन्वॉल्व था, ये हम अब नहीं जानते। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो बच्चा मिल नहीं रहा। इसी तरह हमारे फ़ोन सेटिंग्स हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें चेक रखना होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा है सॉरी, लड़कियों की वीडियोस लीक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, आप किसको वीडियो भेज रहे हैं, आप उस बंदे पे कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी जनरल एंड अ वेरी आई थिंक ऐसी डिस्कशन होगी कि लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी कि भाई खुदा के वास्ते प्लीज़, मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम अ मदर ऑल्सो, हम बच्चियों पे इतना चेक रखते हैं, वो कहाँ गई, कहाँ से आई, किसके साथ बैठी, क्यों बैठी। प्लीज़ लड़कों पे भी चेक रखें। और मैं सिर्फ परेशान हूँ हमारे कंसर्न लोगों पे, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे जो लोग कंसर्न हैं, जिनके जो उनको अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ का क्रैकडाउन कर रहे, क्यों नहीं पकड़े। कहीं से बच्ची जो है वो टैंकी से एक लड़का मिलता है 7 साल का, रेप्ड होके, उस बिल्डिंग वालों को इतना परेशान अब किया जा रहा है कि हर घर से लोगों को लेके जाते हैं, अरेस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस बिल्डिंग का पानी बंद हुआ है, उस बिल्डिंग में बार बार जो जाके इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोगों को बार बार घरों से निकाल के किसी के बेटे को 6-6 दिन रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, फैमिली को पहले देखना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ हैं, और दूसरा हमारे कंसर्न लोग थोड़े से प्लीज़ अलर्ट हो जाएं। एनीवेज, इन सब चीज़ों पे आज बात होगी। हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन तैयबुर, जो कि जायज़ा उनका एक शो है GTV न्यूज़ पे आता है, उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आ जाए। और उनके साथ हैं दानिश खलील, जो कि CEO एंड को-फाउंडर एक्सपो नेशनल ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, कंसल्टेंट एंड ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आ जाएं। कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल बस शो हो रहा है? शो हो रहा है, काम भी हो रहा है। हाँ। उसके साथ साथ हम लोग जो मीडिया में हैं वो सिर्फ शो से ही नहीं कर सकते जी, और हमें अपने यूथ को, अपने नौजवानों को भी ये बताना चाहिए कि सिर्फ एक काम, एक जॉब करने से आजकल के दौर में नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो आप कर लेते हैं मैनेज इतनी सारी चीज़ें? देखिए, यही हमारी उम्र है, तो फिर इससे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कब करेंगे, और हमें करनी भी चाहिए। बिल्कुल जी। दानिश, ई-कॉमर्स से क्योंकि आपका ताल्लुक़ है और आप एक्सपर्ट हैं, ई-कॉमर्स के कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, मुझे बताएं ई-कॉमर्स का दौर जो आ गया है, क्या ये फ्लरिश कर है या ये कहीं स्टैग्नेंट हो गया है? देखिए, पाकिस्तान में तो इट्स फ्लरिशिंग ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तान में गैप बहुत ज़्यादा है जी। हम अभी भी 52nd नंबर पे हैं ई-कॉमर्स में दुनिया के मुकाबले में। अच्छा। सो दुनिया तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारी बहुत करीब आबादी है, ब्राज़ील एंड ऑल्सो इंडोनेशिया, वो 7वें नंबर 9वें नंबर पे आता है ई-कॉमर्स में। हम 52nd नंबर पे हैं, तो हम बहुत पीछे हैं। सो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, बट अवेयरनेस स्टिल नहीं है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे बड़ी बात उसी की वजह से हम इस टॉपिक पे आज बात भी कर रहे हैं। ट्रस्ट होना मुश्किल भी हो गया है। देखिए, बात ये ना कि ये जो ई-कॉमर्स है, स्पेशली जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 ने हमें और दुनिया को ये मजबूर किया कि हम ई-कॉमर्स पे चले जाएं। अच्छा, जब हम ई-कॉमर्स पे सिंपली अगर हम अपने लोगों को समझाएं, नाजरीन को, देखने वालों को, कि वो क्या चीज़ है, वो ये है ई-कॉमर्स जो भी ट्रांजैक्शन आप अपने ये जो आपका बटन वाला फ़ोन से डिजिट में गया ना, इसने आपकी दुनिया चेंज कर दी। दुनिया चेंज करने के साथ साथ इसने आपके लिए सहूलत भी पैदा की, आपके लिए फैसिलिटेट भी किया और आपके लिए ट्रबल भी क्रिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जब आप इतने एक्सपोज हो जाते हैं, जब ये आप डेटा अपना यूज़ कर रहे होते हैं, जब आपकी चीज़ों आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे होते हैं,
इसके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जिस तरह से भाई ने बताया ना कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, उसका एक सर्टन रीज़न ये भी है कि इस सारे काम को करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, बिल्कुल जो हमारे पास आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो इंटरनेट की बेहतर होने के बजाय मजीद बुरी होती जा रही है। जी, क्या इसी की वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं? इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स, बट ऑब्वियसली कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, एज सच कंट्रोल नहीं कर रही, कुछ सिक्योरिटी की बॉडी नहीं है जिसको इदारे को या इस पूरी प्रोसेस को फिर भी आप देखें दानिश, पीपल आर स्टिल इनटू ई-कॉमर्स, या डेफिनेटली दे आर डूइंग इट। अगर हम इतने ढीठे वैसे हम अपने आप को कहीं ना कहीं पहुंचा ही देते हैं, ऐसे ही है, धक्के मार के किसी तरह, लेकिन पहुंच जाते हैं। अब जो हम प्राइवेसी की बात करते हैं, जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, उसमें बड़ी गड़बड़ होने लगी, विच इज़ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कि हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को साथ लेके चलना है। कितना इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा अभी ये देखें, अब किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। इवन सोशल मीडिया के ऊपर आई हैव ऑब्वियसली, मेरा लास्ट ईयर फेसबुक हैक हुआ था, तो आपका भी हुआ है? जी जी, मतलब मेरा तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बट इतने सारे लोगों का होता है, तो आपका कैसे हो सकता है? आप तो खुद बेसिकली उसमें यही मेरी तरफ से गलती ये थी कि वो जो ऑथेंटिकेशन कोड्स होते हैं मैंने सेव नहीं किए हुए थे। इस वक्त इतनी ज़्यादा समझ लें कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हो चुकी हैं, और हर दूसरे दिन मैं देखता हूँ मेरे किसी ना किसी फ्रेंड या कुलीग का जो है ना वो फेसबुक अकाउंट मुझे ऐड कर रहा होता है, तो मैं उसको पूछता हूँ भाई आपने नई आईडी बनाई है? तो वो कहता है नहीं, मैंने नई आईडी नहीं बनाई। मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ उनकी न्यू आईडीज़ बन के स्कैम्स हो चुके हैं, कि न्यू आईडी उनके नाम से बनी, पैसे मांग लिए कि मैं आपका ऑफिस में प्यून था, आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर दें, मेरी मदद कर दें। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, और ये हर महीने में किसी ना किसी का सुनता हूँ, सही, कि कभी किसी के साथ हो गया, किसी के साथ हो गया। मतलब आज के ज़माने में भी जहाँ बार बार बताया जा रहा होता है कि जी अपने पासवर्ड्स, अपनी सिक्योरिटी कोड्स को संभाल के रखें, वी स्टिल लूज इट। बिकॉज फेस आईडीज़ हैं, अब तो बायोमेट्रिक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, गूगल ऑथेंटिकेशन कोड्स हैं, तो बहुत सारे चेक्स बढ़ गए हैं ना। तो आप इवन सोशल मीडिया पे आप देखें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं हमारे, तो कोई भी नहीं देख सकता उसको। बिल्कुल, इवन वो खुद व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं देख सकता। तो ये अच्छी सिक्योरिटीज़ हैं ऑब्वियसली, बट ये कि वल्नरेबिलिटीज़ तो होती हैं ना कहीं तो वीक जोन होता है, उसको फिर ये हैकर्स अटैक करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दफ़ा तो मेरे साथ भी एक हैंड होने वाला था कि मुझे एक संडे, और मैं भी इतनी खोई हुई कि संडे के दिन मुझे कॉल आती है, और मुझे वो बंदा कहता है, और रैंडम नंबर से कॉल आती है, जी मैं अल्फला बैंक से बात कर रहा हूँ, और ये है वो है, आपका जो अकाउंट है वो हमें कुछ मसला कर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा, आप सोचें कि मैं पता नहीं किस जोन में थी। मैं उस ज़माने में ऐप नहीं यूज़ करती थी, मैं मोबाइल ऐप यूज़ ही नहीं करती थी। अच्छा, मैंने उसको अपनी मदर का नाम भी बता दिया, अपना आईडी कार्ड भी बता दिया, मैंने अकाउंट नंबर जो है वो मैंने नहीं बताया, वो ऑब्वियसली उसको उसने डेटा निकाला हुआ था। अच्छा, वो कॉल हो गई, सब उसने कहा थैंक यू, अच्छा फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके 3 दिन बाद फ़ोन आया, मुझे कहता है जी, वो उसी वक्त कहता है कि आपको एक OTP कोड आएगा। मैं कह रही हूँ भाई मैं तो ऐप ही नहीं यूज़ करती। नहीं आप देखें, आप डाउनलोड कर लें। और मैंने कहा लेकिन मैं ऐप यूज़ करना ही नहीं चाहती, मैं तब करती ही नहीं थी, अल्लाह ने मुझे बचाना था। अब मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने तो ये, मैं जब भी कॉल सेंटर भी फ़ोन करते हैं वो बार बार कहते हैं कि ऐसी कोई कॉल आपको आए, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ नहीं होता, जो सोच समझ वाले लोग हैं उनके साथ भी हो जाता है। अब वो मैंने कर ली बेवकूफ़ी। 2-3 दिन बाद, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ बैंकर, तो मैंने उसे कहा वो इस तरह कॉल आई थी, वो उसने कहा तुमने उसे बताया क्यों? उस बंदे की दोबारा कॉल आई, फिर जो मैंने उसको सुनाई, और मैंने फिर कहा अभी मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस करती हूँ। मैं उसे ट्रेस ना कर पाई, लेकिन ज़िंदगी भर मतलब ये नहीं पाएंगे, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ऐसी लोकेशन पे कर रहे होते हैं। दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाए ना, फौरन आपका फेसबुक की आईडी बन जाती है, और वो टेक्स्ट में। अभी लास्ट मंथ मैं पाकिस्तान से बाहर गया तो मेरी 11 घंटे की फ़्लाइट थी। अच्छा, वो यहाँ से साउथ अफ्रीका को 10-11 घंटे की फ्लाइट। मीनवाइल उसमें जो है वो मेरा फोटोग्राफ़र, उसको उन्होंने फेसबुक पे मैसेज किया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी आईडी से, और मुझे फ़ौरन 70,000 रुपये भेज, उसने भेज दिए। मैंने उसको कहा भाई खुदा के बंदे, मेरे इतने दोस्त यार, मैं अगर लेना ही होगा तो मैं किसी से लूँगा, आप फोटोग्राफर से क्यों लेंगे? खैर, अब आपको इसको देखना क्या है, आप देखना ये है कि आजकल हम बहुत जल्दी में होते हैं। हमें कोई जो है ना वो शो के फ़ोन आ जाता है, जी मैं ऑस्ट्रेलिया से, वो खातून फ़ोन कर रही होती है, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और मुझे डोनेशन। मैं यहाँ पे सैन साहब एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं दानिश खलील और डॉक्टर हुसैन तैयब जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट हैं, और दानिश जो हैं वो CEO एंड को-फाउंडर एक्सपो नेशनल ई-कॉमर्स एक्सपर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग। हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। जी देखिए जी, बात ये ना कि हमें अपने आप को भी अवेयर करना होगा। अच्छा, हमारे लोग जो है ना वो शॉर्ट टर्म कमाने की बड़े शौकीन है ना। आपने 11 घंटे की जो फ्लाइट है उसका कहते हैं कि आपके साथ एक ये हैक हुआ या कोई मिसहैप हो गया। वो ये हुआ कि आप किसी ने आपसे पैसे मांगे दोस्त बन के। मुझसे नहीं मांगे ना। आप जैसे ही बाहर जाते हैं मुल्क से, आजकल का ये ट्रेंड है, आपकी फेक आईडी बन जाती है। कैसे बन जाती है? और फेक आईडी पे आपकी पिक्चर लग जाती है, उस पर आमना मलिक लिखा जाता है, और आपको आपके फ्रेंड्स को वो ढूंढ के, उनके पास पूरा डेटा होता है, वो वॉच कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, आप जैसे ही बाहर जा रहे हैं 90% लोगों की फेक आईडी पाकिस्तान में बन जाती हैं, और वो फिर आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये सोशल एप्स जो हैं, इनको जब तक आप कंफर्म नहीं करते हैं, जब तक आप उस बंदे से फ़ोन पे बात नहीं कर पाते हैं, तब तक आप उसकी हेल्प ना करें। आप इतना क्योंकि हमारे पास इतना स्मार्ट सिस्टम तो है नहीं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 2 सेकंड्स में आप एक व्हाट्सएप करके कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि आया वो बंदा हमसे पैसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा। अगर हम क्यों किसी पे ऐसे रिलाय करके पैसे भेज दें? ये हमारी अपनी गलती है कि हम इस तरह से। बट सर मुझे एक बात बताएं, फेसबुक पे वो बंदा पैसे मांग रहा है तो अकाउंट नंबर तो आपके ही नाम का टाइटल होगा ना? नहीं, वो अकाउंट नंबर भी नहीं। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये मेरा नंबर है, मैं इस हॉस्पिटल में, मुझे इस हॉस्पिटल में ये पैसे भेजें। वो प्रॉपर हॉस्पिटल का नाम बताता है, फिर वो बंदे वहाँ पे जाते हैं। एक पूरी माफिया, एक गैंग अच्छा, है। ये जो आपने बात की, अभी किसी के साथ ये भी हुआ कि वो जो ATM के ऊपर खड़े होके वो जो ATM कार्ड्स बन गए हैं, चिप्स बन गई, वो क्या है ज़रा बताइएगा। उसमें भी ये है कि वो आपके जो जहाँ पर आप ATM नंबर डालते हैं ना, तो वो फिंगरप्रिंट से स्कैन कर लेते हैं कि वो फिंगरप्रिंट को, फिर वो एक पेपर आता है, उससे आप वापस। तो क्या करें जब हम ATM यूज करें तो उसके फौरन बाद हमें क्या करना चाहिए? फौरन उसको रब कर आप उसको से ही कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। अब तो ATM बहुत सारी मशीन्स में वो नंबर भी आपका छुप जाता है। काफ़ी उन्होंने उसको सिक्योर करने की कोशिश की है, काफ़ी जगहों पे भी आने लगा है, काफ़ी ATM मशीन्स में मैंने देखा है। एक और चीज़ का ख्याल रखेंगे। एक दफ़ा मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि मेरे ही जानने वाले थे, वो जब मैं ATM से निकली और गाड़ी में जाके बैठी तो उनके फ़ौरन बाद वो ATM पे गए तो उन्होंने मेरी स्लिप वहाँ पे देखी, और उन्होंने मुझे, खैर इतना कोई ख़ास कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे एहतियातन बताया। मुझे पता चलता तो मैं बैलेंस तो देख लेता। बैलेंस देख के ही बोला था उन्होंने कहा इतना तो नहीं था, चलो खैर है, लेकिन आइंदा के लिए तुम एहतियात करना कि बैलेंस स्लिप कभी भी वहाँ छोड़ के नहीं। अब तो खैर बैलेंस स्लिप पे पैसे लग गए तो लोग वैसे ही नहीं निकालते। कोई भी निकालता अब कोई नहीं निकालता, बिकॉज यू गेट द मैसेज ऑन योर। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ हुई है, पहले मुझे बुरी लगी लेकिन अब अच्छी लग रही है। उन्होंने अब मैसेजेस में पैसों का अमाउंट लिखना बंद कर दिया। इसकी क्या वजह होगी? ये अच्छा है कि आपकी एक सिक्योरिटी है ना, कि आपका ये मोबाइल तो इतना एक्सपोज है कि ये आपके लिए हर वक्त एक डिजिटल बम है कि आप इसमें सारी चीज़ें, आप इसमें अपनी कितनी सीक्रेसी रख रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, आप यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ इन ई सिस्टम, अदरवाइज वो आपको डाटा ही प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। काफ़ी ऐसे बैंक्स हैं। अब जब तक आप इसको इसमें नहीं मोबाइल में करते हैं तब तक वो देते नहीं। अब मोबाइल आपका इतना अच्छा, अब मज़े की बात है कि एक और बैंक है जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप फिंगरप्रिंट्स अपने फ़ोन से करें। अब मैं लगी हुई हूँ, नहीं हो रहा। खैर मैं गई ब्रांच और मैंने उनको कहा कि जी नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा आप कॉल सेंटर फ़ोन करके क्या इसको डिसेबल कर लें। अब डिसेबल करने के लिए मैं कॉल करी हूँ, आगे से मुझे क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप डिसेबल करिए। अगर आपने अपना ये शेयर किया, अब मैंने कहा तो फिर मुझे बताएं कि इसको ठीक है। वो iPhone 14 में तो ऑप्शन ही ख़त्म, वो ख़राब हुआ है, हम ठीक कैसे करें, उसमें टाइम लगेगा। मतलब मैं समझती हूँ हमारे सिस्टम्स भी थोड़े से लेट बैक हैं, बहुत ज़्यादा है। कब तो ये फिर भी देखें, ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग्स में जब आप लोग ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, कंसल्टेंसी कोई कर रहा होता है, तो व्हाट आर द की पॉइंट्स? बेसिकली हमारी फील्ड तो देखें डिपेंड करती है 100% डेटा के ऊपर। सो हमारी फील्ड के अंदर अगर हम क्लाइंट्स का, क्योंकि हम तो कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, या NDA साइन करते हैं कि डेटा किसी का रिवील नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाएगा, डेटा ब्रीच नहीं होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये बात समझाते हैं। इवन हमने देखे, बीइंग अ कंपनी ओनर, आपको सिस्टम्स बनाने होते हैं कि जिसमें एम्प्लॉयज़ के पास भी, टीम मेंबर्स के पास भी लिमिटेड एक्सेस हो,
और वो एक्सेस इतना पब्लिक ना हो कि वो घर जाके भी उसको एक्सेस, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो सिक्योरिटी इस तरह करती हैं कि वो सर्वर्स अपने ऑफिस में रखती हैं। तो आप हमारे ऑफिस के सर्वर से कनेक्ट करोगे तो यू विल हैव द एक्सेस टू एवरीथिंग। अगर आप घर जाके लैपटॉप करते हो तो यू विल नॉट हैव द एक्सेस ऑफ दोस डेटा पॉइंट्स। सो दिस सिक्योरिटी यू नीड्स टू मेक श्योर कि आप ये चेक पॉइंट्स आप रखें कंपनी के। अच्छा, और जो पब्लिक वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई इज वेरी रिस्की, VPNs आर वेरी रिस्की। HTTPS के थ्रू आपने वेबसाइट लगानी है, HTTP की वेबसाइट पे नहीं आपने जाना है। ये भी बड़ा खतरनाक मसला है, ये सिक्योरिटी का URL होता है। आप ये चीज़ें जब तक आम आदमी को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है ना। पता। अब उसको तो सस्ती वाईफाई चाहिए, ठीक है, उसको तो VPN यूज़ करने, क्योंकि हमारे पास VPN के बगैर तो हमारे पास X नहीं चलता ना, कुछ भी नहीं चलता। हम उसको VPN को लाते हैं, फिर क्या करते हैं, वो VPN एक आपको ऑप्शन देता है, कहता है 30 डेज फ्री करने के लिए ये ऑप्शन। हमें मौत आती है कि हम पैसे दे दें, हम देते ही नहीं है। हम उसमें अगर वंस हमें, एक तो ये आम कॉमन आदमी का, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे तो ये डर लगता है कि मैं इसमें अपना जो क्रेडिट कार्ड है ना उसके नंबर डालूंगा, पता नहीं तो पैसे कट जाएंगे, वो भी कट जाएंगे, क्योंकि हम इतने टेक्नोलॉजिकली अवेयर तो है नहीं। तो हम उसको फ्री में ले जाते हैं VPN को। अब जब फ्री में ले आते हैं तो वो आपकी डेटा तो सारा उठा लेता है ना, प्लेट में दे देते हैं, आप उसको अपनी सारी चीज़ें दे देते हैं। अच्छा, फिर इसी ई-मोबाइल में आपके पास सारी बैंक्स के ऐप भी हैं, आपके सोशल मीडिया के टूल्स भी हैं, आपका व्हाट्सएप भी है। अभी मैं 2 दिन पहले बात बता रहा हूँ कि मुझे एक नाइजीरिया के नंबर से कॉल आई। अच्छा, मैंने ना ऐसे ही मुझे पता था कि ये नाइजीरिया में मेरा कोई बंदा नहीं है। सोच लें शायद कोई हो या कोई रहती हो आपकी। मैंने कहा ये नाइजीरिया में मेरा ये कोई ना कोई जो है ना ये स्कैम हो रहा है। अच्छा, मैंने उसकी कॉल रिसीव की, उसने मुझसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लड़की थी लड़का था, उसने मुसलमान, वो मेरा नाम देखा होगा ना कहीं, उसने अस्सलाम वालेकुम बोला, उसने कहा आई एम सेंडिंग यू फॉरवर्डिंग यू सम अमाउंट बिकॉज यू आर माई मुस्लिम ब्रदर, सो आई एम सेंडिंग यू कोड प्लीज एक्सेप्ट। अच्छा, वो कोड जो है ना वो डिजिटली वो मेरे स्क्रीन पे आ गया, उसने उसको सिर्फ ओके करना था। अच्छा, मैंने वो कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था, और मैंने उसकी सारे की वो स्क्रीनशॉट बनाता गया। मैंने यहाँ के, मेरे इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड जो यहाँ के FIA के साइबर क्राइम के हेड हैं, सिंध के डायरेक्टर जनरल हैं, और वो बहुत अवेयर हैं, वो बड़े पढ़े, मैं उसको कहता हूँ वो पढ़ाकू आदमी है। मैंने उसको सारी चीज़ें भेजी, उसने कहा भाई साहब ये तो आप नाइजीरिया के मुझे भेज रहे हो, हम तो पाकिस्तानियों के भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतना सोर्स ही नहीं है कि हम 25 करोड़ लोग हैं, और हमारे पास एक डेटा के मुताबिक जो 23% लोग हैं उनकी इंटरनेट की एक्सेस है। बाकी तो हमारे देहात गांव में रहते हैं ना, वो तो बिलो द एवरेज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके पास तो वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। अब उनको मेंटेन करने के लिए जो हमें रिसोर्स चाहिए, जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं। हमारे पास लेजिस्लेशन बहुत अच्छी है, हम दुनिया में बहुत अच्छी लेजिस्लेशन कर लेते हैं, कानून साजी इतनी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा, इम्प्लीमेंट ना करने की वजह एक तो ये है कि हमारे पास करप्शन, ठीक तो है। नंबर 2 ये है कि हमारी विल ही नहीं है। नंबर 3 ये है कि हम उसमें से रूट ढूंढ रहे होते हैं, जुगाड़। नादरा, जिस तरह से आपने बताया, नादरा का जो सिस्टम है ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना, ये दुनिया के बेस्ट सिस्टम में से एक सिस्टम है। ये सिस्टम हमसे, मलेशिया ने ये हमसे सॉफ्टवेयर खरीदा, और अच्छा। मलेशिया कितना डेवलप कंट्री है, उसने इसको कॉपी किया। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये जो फेक आईडीज बनते हैं, जिस तरह से टेररिस्ट की फेक आईडीज बनी, आपने हालिया देखा होगा कि टेररिस्ट जिसकी फेक आईडी बनी वलीउर रहमान के नाम से, वो कैसे बनी? उसने क्या करा, वो एक फैमिली ट्री है आपका, वो जब आप नादरा में बनाते हैं ना तो एक ट्री आती है, उसमें आपका दादा होता है, फिर उसके बेटे होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं। आजकल हम अपने बच्चों के भी कर रहे होते हैं ना, तो वो जो फैमिली सर्टिफिकेट है। अब इसमें क्या होता है, कोई एक आदमी आपका सेटल हो जाता है बाहर, वो क्या करता है, वो उस बंदे को उठाता है और उसको यहाँ से वो बेसिकली वो डिलीट कर देता है और उसमें दोबारा डाल देता है। तो हमारे लोग बड़े जुगाड़ू, बड़े एवेन्यू और ऐसी दिमाग के साथ काम करते हैं। शैतानियत के लिए भी तो दिमाग चाहिए। अच्छा जी, यहाँ हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले मैं भूल जाऊंगी कि मैं ज़रूर ये मेंशन करूँ, जैसे उन्होंने कहा एक लिंक आया, प्लीज़ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जब आपके टेक्स्ट मैसेज पे कोई लिंक आता है उसको कभी क्लिक ना करें, बिकॉज इट इज़ अ हैकिंग टेक्निक जो आपके फ़ोन को हैक करना चाहता है। कभी आपको लिखा आता है ये वाउचर आपने जीता है, इस पर क्लिक करें आपको ये मिल जाएगा, कभी भी ना करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आज सिक्योरिटीज़ पे, प्राइवेसी पे, स्कैम्स पे बात करें, ई कॉमर्स पे बात करें और जो हमारे शहर में डिफरेंट हादसे हो रहे हैं उन पे भी रोशनी डालेंगे। हमें अभी एक एक्ट्रेस ने ज्वाइन किया है जो कि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, शी इज़ अ टीवी पर्सनालिटी। आजकल हमारी टीवी पर्सनालिटीज़ जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर है इनका पब्लिक अकाउंट है, इनको अपनी चीज़ों को एक्सपोज भी करना होता है, दिखाना भी होता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अपने काम के हवाले से चीज़ें डालनी होती हैं, पर एट टाइम्स उनके लिए वो मुश्किल भी बन जाती है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सारा नीलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कितनी जो हैं वो रहती हैं, क्या कहते हैं, अलर्ट रहती हैं, अपनी चीज़ कॉन्शियस रहती हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने व्हाट्सएप को, अपने इंस्टाग्राम को बेसिकली? इंस्टाग्राम को लेके तो मतलब ये होता है क्योंकि मोस्टली मेरे साथ आजकल ये चीज़ हो रही है जो अभी हाल में भी फेसबुक पे मेरे 3 अकाउंट बने। चलो जी, हम यही बात करें। शाबाश है। अब वो फेसबुक, अब ये तो कहीं ट्रैवल नहीं किया इन्होंने, अब ये हाँ बन गया इनका अकाउंट। तो सेलिब्रिटी है ना। हाँ फिर बेटे अब फेसबुक पे ये सीन हुआ कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं, क्योंकि मैं फेसबुक नहीं यूज़ करती। मैंने मोस्टली लोगों को कोई 70 या 60 लोगों को ऐड किया हुआ जो मेरे वर्ड लाइक पर्सनस हैं, लेकिन वहाँ से मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे कि यार तुमने इतनी ज़्यादा फॉलोइंग की हुई है, 15,000। देखो ज़रा। मैंने कहा नो, ये मेरी आईडी नहीं है। उसने कोई हीरा समथिंग कुछ नाम लिखा हुआ एक आईडी पे, और वो सबको मैसेज कर रही है कि मैं हिरा हूँ। और तो आपका नाम हिरा तो नहीं है? नहीं है, लेकिन वो पिक्चर सारी मेरी हैं। पिक्चर्स पे तो मुझे लगता है लोगों को बिलीव बिल्कुल नहीं करते। वो तो मेरे भी बेटा बहुत बनी हुई है, नाम कुछ और है, लेकिन अगर आपके नाम से आईडी प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो सारा नीलम लिखा हुआ है। पूरा नाम, इवन के मैं कहाँ स्टडी कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बैचलर्स कहाँ किया, सब कुछ उसने डिटेल्स लिखे हुए हैं। अब लोगों को ये होता है यार प्रोफाइल भी अच्छी है, वीडियोस भी, मतलब जो इंस्टा पे पोस्ट कर रही हूँ वही चीज़। अब देखें इसमें क्या करे बंदा कि मैं वो बिलीव नहीं कर पा रही कि यार, और मैंने उस बंदी का अभी तक पता करा कि बंदा है, बंदी है। वो डिफरेंट लोगों को, मेरे डायरेक्टर्स को बहुत लोगों को ऐड करके वो बोल रही है कि यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे आप पैसे भेज देख लें। ये इनके साथ भी यही हुआ। अच्छा, ये इसके लिए सोल्यूशन ये है कि ये आप इस आईडी की, जो भी देखने वाले लोग हैं, अगर उनकी ये फेक आईडी बनती है, आप फौरी तौर पे साइबर FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट ज़रूर करें। बिल्कुल, एक्शन हो ना हो। देखें कल ये जो आईडी है ना, इससे कोई भी स्कैम हो सकता है, वो आपके नाम पे हो सकेगा, आप फंसेंगे। आपने अगर ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया ना, आपकी तो जान छूटी ना। ऐसे ही अगर कल कोई भी क्राइम भी होता है ना, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं, आपको उसी वक्त रजिस्टर कराना। अच्छा, जैसे ही आप FIA में ये आईडी आप कंप्लेन करेंगे ना, ये आईडी बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ सिस्टम तो है ना, हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? वो जिस इंटरनेट से उसको लॉगिन करेगा ना, अगर उसने अपने मोबाइल के इंटरनेट से लॉगिन किया तो वो इंटरनेट बताएगा कि ये फलाना 0300-822 फलाना फलाना नंबर है, फिर ये उसके ओनर तक चला जाएगा। अच्छा, ये देखें अब तो बहुत एडवांस हो गया है। एक ज़माने में IT वाले लोग बड़ी जल्दी पकड़ लेते थे कि किस जगह से IP यूज़ हुई है, कहाँ से। बहुत से पेजेस जब पकड़ने पे आए, लेकिन ज़्यादातर हम इसको लेट गो कर रहे थे। और आप बेटे फ़ौरन से जब भी बने आप फ़ौरन कंप्लेन करें। अच्छा, उसके अलावा लोगों ने दिए पैसे या नहीं दिए? हाँ, 1-2 दिन दिए। उन्होंने मुझे बोला कि स्क्रीनशॉट किए, मैंने 50 के भेजा, दूसरे ने बोला 1 लाख, आप वापस कब करिए? या भाई कौन से पैसे, मैंने तो लिए ही नहीं है। अब यहाँ क्या बनता है कि आप फौरी तौर पे व्हाट्सएप पे बात कर लें, आपके पास नंबर्स हैं ना ऐसे लोगों के, आप फौरन से बात करें। ये बजाय इसके क्या पैसे हमें तो ना किसी ने ट्रांसफर किया है। हम पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हैं कि ये जो पॉइंट बता रही है ना मैडम, इसको उठाएंगे कि यार ये भी करना चाहिए कि ये फेक आईडी नेगेटिविटी इसमें ये हमें नई चीजें सिखाएंगे। मेरे साथ तो खैर बहुत सीरियस इशू हुआ था। बेसिकली मेरी तो अपनी ओरिजिनल आईडी जिस पे 35K फॉलोअर्स थे, पेज पे 60K फॉलोअर्स थे, वो आईडी हैक हुई थी। और बेसिकली हुआ ये था कि 2-3 अटैम्प्ट्स हुए थे। मेरी तरफ से नेग्लिजेंस ये थी कि मैंने इग्नोर किया, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि उसने सेकेंडरी ईमेल में अपना ईमेल डाल दिया। और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपनी मेरी डिवाइस हटा के अपना आईफोन लगा दिया। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसकी आईफोन पे जा रही थी, डिवाइस भी चेंज कर दी। एक ईमेल आती है अक्सर धमकी वाली आपको कि हम आपकी सारी डिटेल्स जो हैं हमें पता है आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो नहीं कर रहा कुछ तो वो तो फौरन कह देगा कि भाई जा बता दे। अब जो अगर है इन मामलात में
तो वो तो बेचारा गया, वो तो उसी वक्त उसको अपनी डिटेल्स दे देगा। इवन ओरिजिनल ईमेल्स होती हैं, जी जी डोमेन सेम होता है जी, इवन लोगो यूज करते हैं उनके ऑथेंटिकली, यानी कि उनके एम्प्लॉइज के नाम यूज करते हैं, दे यूज एवरीथिंग। अच्छा मुझे बताएं कि हमने ये तो बात की कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन, जैसे शॉप, कोई वेबसाइट्स बन गई हैं, शॉप बनी हुई है, चीज़ें आप ऑनलाइन करें। मैंने एक दफ़ा एक लैशेस, मैग्नेट वाली लैशेस बहुत सालों पहले उसी वक्त बड़ी एक्साइटेड होके पे किया, वो आज 8 साल हो गए हैं लैशेस घर में आई मेरे। तो ये इसका क्या है, ई कॉमर्स के थ्रू जो कर रहे हैं? पाकिस्तान में ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस, सोशल्स के थ्रू हो रहा होता है ज़्यादातर। इंस्टाग्राम पे शॉप्स बनती हैं, फेसबुक पे शॉप्स बनती हैं, व्हाट्सएप पे शॉप्स बनती हैं, ये सारे वहाँ से स्कैम करते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आपको चीज़ मिलती नहीं, आप पैसे भेज देते हैं। तो कभी भी जो है, मैं तो हमेशा COD प्रेफर करता हूँ। पाकिस्तान में अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है COD करो, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, पहले से कोई कैश ऑन डिलीवरी में भी फ्रॉड कैसा है? हाँ, उसमें भी उसमें ऐसा है कि जैसे आपके पास चीज़ आएगी ना, तो जो राइडर आया है, जो कोरियर कंपनी वाला आएगा, वो कहेगा ये आपका पार्सल है जी, आप मुझे पे कर दें प्लीज। नहीं पे करना ना आप क्या करेंगे, वो खोलने नहीं देगा आपको। मेरे जैसा तो फौरन मैं तो फौरन खोलेगा। खोलता हूँ। आपको जरूरी जी, खोलना जी, चाहिए जी, कि भाई जी, मैं इसको खोलूंगा। आपने पैसे अगर देने ही इसमें नहीं है। जो मैंने शूज मंगाए हैं वो आए हैं कि नहीं आए? आप ही Exactly. गिफ्ट कर रही हैं आज जैसे, तो वो हम पहले देखेंगे। अच्छा, आपको तो शूज की पड़ी है, आपको शूज देने पड़ेंगे अपने। मेरा यहाँ कबर्ड बना हुआ है, आज आपको जाते हुए अच्छा शूज मुझे दें। आपसे भी एक सवाल करना है कि जी, आज अच्छा की- पहले इसको करेंगे कि आप पहले कह रहे हैं कि खोलना हाँ चाहिए। जी जरूरी है, Definitely. आप खोलें, अदरवाइज उसको बोलें भाई मुझे नहीं चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ। हाँ, उस मैं कोरियर तो वाले को बोले चेक भाई किए आप बगैर, रिटर्न कर खुले दें। बगैर मैं पैसे नहीं देता। मैं तो COD में नहीं पहले देता मैं पैसे। पहले हाँ, पहले अब ना मैं घर पे हूँ तो फिर एक गड़बड़ है। आजकल एक वेबसाइट, एक नया वो ऐप निकली है जिससे मैं बहुत चीज़ें छोटी छोटी मंगवा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई स्कैम नहीं हुआ और वही चीज़ आ रही है जो मुझे चाहिए, बट वो बड़ी है भी सेफ। टीमो जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हो पूरी गया दुनिया है। में छाया हुआ है। अब ये है कि टीमो का भी एक Authenticate है। चक्कर है, वो authenticate उसमें भी आप अपनी कार्ड डिटेल्स ना डालें। हालांकि वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। आपके साथ क्या स्कैम हुआ जो आप कह रही हो? ये तो एक हुआ आईडी वाला, और मेरे साथ ये हुआ कि 2 डेज पहले ही मैंने एक ऑर्डर की हुई थी वार्म लाइट। अच्छा। अब मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस लगाई हुई और लाइक्स भी काफ़ी, तो मुझे लगा ऑर्डर करना चाहिए। मैंने जब ऑर्डर किया तो मैंने चेक भी नहीं किया, मैंने रिसीव करके उसको 6000 दे दिया। जब मैंने ओपन ऐसी किया, कौन सी वो? अच्छा वो जो रिंग हाँ लाइट, वो वाली अच्छा, वो रिंग लाइट videos अलग में। होती है, वार्म जो वॉल पे करते हैं। अच्छा, warm वो light आप जो, हाँ जो पाइप टाइप। टिकटॉक्स के लिए। अच्छा अब वो क्या सीन हुआ कि जब मैंने उसको ओपन किया, वो कोई पाइप था, देखें, इतना सा पाइप। ये आप बात करते हैं और वहाँ देखें वो बच्ची मैंने बता कहा देती है। ये मुझे 6000 लग रहा है कि मैं जादू है मेरे पास। आप फौरन रिपोर्ट करें ऐसे पेजेस। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर मैं उनको कॉल्स करी, मैसेज करी, मैंने उनको इतनी ईमेल्स की, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह हाँ से मुझे वो देखेंगे। फ्रॉड होता है, बेसिकली होता ही fraud। और वो दुनिया भर इतना सा में- छोटा सा पाइप, भाई उसको मैं क्या आपको करूँ? पता है हिना रिजवी हमारी एक एक्ट्रेस हैं, बड़ी ज़बरदस्त। उनके साथ क्या हुआ, उनको वो नहीं होती जो एक स्कूटी टाइप आई थी, वो जो चाइनीज़ हाँ जी, हाँ जी। बाइकें, जी जी जी। उन्होंने फैसलाबाद में बैठ के डीलिंग कर ली किसी से। वहाँ जो डीलर था वो फैसलाबाद में था। अच्छा वो हमारे सेट पे ही थी और उन्होंने कहा मुझे ना वो स्कूटी चलाने का, जैसे लड़कियाँ बाइक वेस्पा टाइप जो स्कूटी आई, क्या कहते हैं उसको चाइनीज़ को, जो भी है, वो वहाँ बैठे हुए ऑर्डर करी। अब मैं डेढ़ होशियार, मैंने कहा मैं भी ऑर्डर करूँगी। अच्छा मैं उनको देख रही, वो ऑर्डर करी, मैंने कहा चलो मैं थोड़े दिन बाद ऑर्डर करूँगी जब आपका हो जाएगा। वो पैसे खा गए, उनको वो कभी नसीब ही नहीं हुई स्कूटी, और वही हुआ, नंबर ब्लॉक, सब ब्लॉक, पैसे खा के सब खत्म। तो प्लीज़ जब आप ऑनलाइन जब ये देखते ना आपके टिकटॉक पे या कहीं एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, पहले उसको चेक करें आप इसमें, क्योंकि आप तो डील ही इन चीज़ों से करते हैं, तो ये ऑनलाइन स्कैम्स कितने बढ़ गए हैं। इसमें सोशल प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है ना, कि आप उसके सोशल प्रूफ्स देखें, रिव्यूज़ देखें, फीडबैक्स देखें। हमारे पास तो बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं। रेडिट एक बहुत बड़ी दुनिया की वेबसाइट है, वहाँ पर इसके बारे में बड़ी बात होती है, किसी भी तरह का मसला डिस्कस हो रहा होता है। फिर एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट, अच्छा। वो आपको बताता है वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी, कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, फेक है, या इसकी पब्लिक स्टैंडिंग्स कैसी हैं, इसका ओवरऑल रेटिंग्स और फीडबैक्स कैसा रहा है, कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। तो ये आपने ड्यू डिलिजेंस जो है ना, उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है पाकिस्तानी आवाम को। सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस अपडेट्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर एंटीवायरस अपडेट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कैम होती हैं, मैलवेयर्स होती हैं, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद वो डेटा कॉपी करने की कोशिश करती हैं। तो वो भी कुछ रिलायबल सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। अब तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, विंडोज़ अगर आपकी है लैपटॉप पे, जो भी विंडोज़ 11 है, 12 है, व्हाटएवर इट इज़, तो उसमें इनबिल्ट
एंटीवायरस और स्पाईवेयर्स आ रहे होते हैं, तो आप उसके थ्रू ही अपडेट करें। क्या हम इसको भी देखें कि जब हम किसी से लैपटॉप या फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो उस बंदे का भी पहले चेक करें कि वो क्या बैकग्राउंड है। 100% गाड़ियाँ आप खरीद रहे हैं तो CPLC से चेक कर रहे हैं ना, पहले सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें चेक करनी है आपने। रैंडम आप किसी से फ़ोन खरीद लेते नहीं हैं, खरीद सकते। आपके फ़ोन में कौन क्या डाल के दे रहा है, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत डेंजरस है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले ही कि ये जो आप फ़ोन चेंज करते हैं ना, फ़ोन जब आप इसको बिल्कुल फैक्ट्री आउटलेट की तरह वो उसको आप बिल्कुल क्रैश करा देते हैं, 99% ये जो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं वो आपकी पूरी की पूरी डेटा आपका रिकवर ले लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। आप तो खुश हो गए ना कि आपने ये फ़ोन बेच दिया, 15 आपने 16 लिया, ठीक है, वो आपने उसको बिल्कुल फ्रेश करा दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट वो आपका पूरा का पूरा डेटा आपका ले लेंगे। अभी हालिया मेरी किसी अफसर से मुलाकात हुई, वो इंटेलिजेंस का अफसर, उसने कहा कि हमें एक टास्क मिला कि ये जो फ़ोन आते हैं ना कि जी वो आपके पैसे आए हैं बेनज़ीर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है ना, अभी आप NIC भेजें और आप इनिशियल अमाउंट जो है ना इतना भेज दें और फिर उसके बाद हम कहने लगे कि वो उन्होंने कहा कि जी इसको स्पेशली देखें कि इसको कोई टीम बनाए। मुझे कहा और ही सेड मुझे कॉल आ गई, मैंने कहा अच्छा ओके, वो मैंने उसको फौरी तौर पे फ़ोन रिसीव किया, मैं उसको एंगेज किया, मैंने अपनी टीम को कहा कि आप इसको लोकेट करें कि ये कहाँ पर है। जब वो किया गया तो गुजरात और उसके जो देहात हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं इस चीज़ के, जो ये काम कर रहे हैं, जो आपको ये पैसे मांग रहे हैं, जो आपको फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपको बताते हैं चल रहा है, पूरा एक नेटवर्क चल रहा है, जो आपको बताते हैं कि आपका एक गिफ्ट आया है और आपको हमने ऑस्ट्रेलिया से भेजा है और हम चैरिटी वाले हैं और मेरे पास वो औरत कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कहती हूँ मुसलमान। एक ब्रेक हमें लेना है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये, इसको मिस मत कीजिए। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। सिक्योरिटी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है हमारी ऐप्स के लिए। हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा फ़ोन जो है वो एक आंख जो बनी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने मजाक भी बना लिया है। जैसे उन्होंने बताया हमें कि सारा ने कि मेरी 3 IDs बनी और मैं रिपोर्ट भी कर रही हूँ लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। इसी तरह आप कोई पंजाब का स्कैम बता रहे थे हमें, कोई कौन सा ऐसा स्कैम हुए हैं पंजाब से जो हो रहे हैं? वो तो खैर ऑब्वियसली रिलेटेड टू ई-कॉमर्स, जिसकी वजह से हमारा मुल्क ही बदनाम हो रहा है ऑब्वियसली। तो उसके बाद से ये हुआ कि अमेज़ॉन ने चेक्स बढ़ा दिए, पाकिस्तानी रेजिडेंट और पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे अमेज़ॉन ने चेक्स बढ़ा दिए। तो अब हम यहाँ से काम अगर करना चाहते हैं, मैं भी करती हूँ अमेज़ॉन पे काम, मैं जो टफ उससे गुजर रही हूँ ना इस वक्त, सेलर ID बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम बैंक अकाउंट्स नहीं खोल सकते क्योंकि हम पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, दैट्स द मेन इशू फॉर अस। तो इतने स्कैम्स हुए हैं कि ड्रॉप शिपिंग की गई है और उसके ज़रिए से कस्टमर्स को ऑर्डर मिला नहीं, उन्होंने कैशबैक का क्लेम कर दिया, कस्टमर से पैसे भी ले लिए, उधर बैंक से भी कैशबैक कर लिया, दोनों तरीक़ों से पैसे बनाए। ये स्कैम इतनी बड़ी तादाद में हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हुआ है और आई डोंट वांट टू नेम दो सिटीज, बट उसकी वजह से हम ओवरऑल पाकिस्तान बदनाम हो गए। बिल्कुल, हम तो हर कराची से भी ID बना रहे हैं, अमेज़ॉन सारे वो चेक्स लगा रहा है और उसकी मर्जी वो रिजेक्ट कर दे, उसकी मर्जी। आप हमने ये बताया ना, चल रहा है अमेज़ॉन का मसला। आपके अपने पर्सनल फैमिली में भी एक इंसिडेंट हुआ ना, जी बिल्कुल हुआ है, वो बिल्कुल ये रिलेवेंट था इस आज के टॉपिक के साथ। वो बताएं ना, वो रेलेवेंट है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, बल्कि अच्छा अवेयरनेस होती है इससे, और आप तो उस वक्त मेरा बहुत हेल्प की आपने, थैंक यू सो मच। पता है आपको, मेरी बच्ची अपनी बच्ची के साथ ही हुआ था कि हम लोग यहाँ की पुलिस को कह रहे होते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी बच्ची रहती है इस्तांबुल में, वहाँ की भी पुलिस को इतनी ख़ास नहीं है। हम अपनी पुलिस को तो बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं ब्लेम, भाई वो मेरी बच्ची ने कहीं अपना ID कार्ड दिया होगा जो उसका रेजिडेंट ID है। अब वो बच्ची वहाँ से कराची आ गई, और जो वो नाइजीरिया कॉल आपने कही कि वो कराची जब आई हुई थी 2 साल पहले की बात है, कराची आई हुई थी, वो नाइजीरिया से उसको कॉल्स आ रही थी और वो मजाक में बंद कर देती थी, मुझे उसने नहीं बताया था।
फिर उसने एक दफ़ा जिक्र किया, अम्मा समवन कॉल्स मी फ्रॉम नाइजीरिया, आई डोंट नो क्या वो बोलता है, और बंद हो जाता है। खैर एनीवेज, वो जब वापस लैंड हुई उसको वहीं इमिग्रेशन पे रोक लिया गया और उसको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया एयरपोर्ट पे। अब वो डिटेन हो गई एयरपोर्ट पे, सिर्फ उसको 5 सेकंड के लिए कॉल करने को मिली और उसने सिर्फ तब भी वो समझ नहीं पा रही थी, और उसने कॉल किया और उसने कहा अम्मा वो मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने कोई फ्रॉड किया है। अब आप सोचें, वो तो कह के बंद कर गई फ़ोन, और आपकी मेरी और उसके फादर की जो हालत थी, बहुत बुरा हाल था हमारा। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। आई एम रियली सॉरी, मैं आज बहुत, क्योंकि आपने पूछा तो मैं ये ऑनर बता रही हूँ चीज़। मैंने उस वक़्त सोचा मैं करूँ क्या, तो मैं मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो सऊदी एम्बेसी में होते हैं, उनको हमने जल्दी से इन्वॉल्व किया कि कुछ करें, और इस तरह हमने सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मीनवाइल मेरी कॉलीग थी रबिया, उन्होंने कहा आप इनसे बात करें, और इन्होंने कहा हम किसी से बात करते हैं एम्बेसी में। आई एम सॉरी टू से तैयब साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एम्बेसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। एम्बेसी यही कहती रही जी मैं पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, जो कि वो टाइम इतना लग रहा था, और वो डिटेन थी बच्ची, उससे बात नहीं करने दे रहे थे। इतनी देर में मुझे किसी ने कहा कि आप जल्दी से कोई टर्किश लॉयर करें वहीं का, क्योंकि आपको करना पड़ेगा लॉयर, उसके अलावा आपकी बच्ची का कोई ट्रांसलेटर नहीं आया, बच्ची एयरपोर्ट पे है, कोई ट्रांसलेटर नहीं आ रहा। उन्होंने जी कहा जज आएगा 8 बजे, बच्ची 3 बजे से अरेस्ट हुई हुई है। आईडी कार्ड, अब समझ नहीं आ रही हुआ क्या, बच्चे उसके जितने फ्रेंड्स हैं वो सब मिल गए। उन्होंने कहा आंटी किसी का इंटरनेट पे नहीं हुआ था, उसको भी रोक लिया था एयरपोर्ट पे, शायद अनुषे ने इंटरनेट नहीं पे किया, या उसने कहीं सिम कार्ड जो है वो यूज़ किया, पता नहीं क्या हुआ। खैर ये सब टू कट इट शॉर्ट ये सब होता रहा। एम्बेसी को मैं फ़ोन करी हूँ, जी हम जा रहे हैं, जी हम जा रहे हैं। इतनी देर में लॉयर ने कहा जी मैं बोर्डरूम में हूँ, मैं अभी लैंड करूँगा एंड आई विल डायरेक्टली गो टू द एयरपोर्ट। आप यकीन करें दानिश, उस 8 घंटे में, एंड आई एम द ओनली वन हु हैज़ वीज़ा, अब उस 8 घंटे में मुझे समझ नहीं आई कि मैं टिकट कराऊँ या मैं लॉयर कर लिया है, अब क्या करूँ, वेट करूँ। फिर उसको 1 सेकंड के लिए कॉल करने को मिली और वो सिर्फ रो रही थी, और वो भी उसको कॉल उसकी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और उसने बताया कि जी आंटी वो अभी तक डिटेन्ड है। मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जब 8वां घंटा शुरू हो गया तो लॉयर पहुँच गया, और जब लॉयर पहुँचा तो हमें तब तक इतना पता चल गया था एम्बेसी का कोई बंदा, और उन्होंने फॉरेन ऑफिस वालों ने कहा जी आपकी बच्ची ने कोई सिम के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है। अब जब लॉयर पहुंचा तो लॉयर ने कहा, क्योंकि एम्बेसी तो ये कहती रही मुझे कि जी वो तो हम गए तो वो जी हो गया, जी बच्ची आपकी ठीक है, ये है वो है, उसको हम बाहर करने की कोशिश करें, ये वो। जब लॉयर पहुंचा उसको पैसे मैंने पे किए हुए, तो उसने खैर विदाउट प्रोसिक्यूशन मेरी बच्ची को बाहर निकाला। पता चला कि उस बच्ची का आईडी कार्ड किसी एशिया साइड पे किसी लड़के ने उस सिम कार्ड से किसी को फ़ोन करके 5 लाख रुपए यहाँ के फ्रॉड किया किसी टर्किश बंदे के साथ, वहाँ के लीराज में वो उसने फ्रॉड किया। और उसने कहा कि जी खैर जिसने रिपोर्ट की हुई थी उसने कहा ये तो लड़का था। जब बच्ची वहाँ से टेक ऑफ कर रही थी, हमारी एम्बेसी को पहले से पता था क्योंकि उस बच्ची के नाम की कंप्लेन गई हुई थी, किसी ने नहीं बताया। जब वो वापस लैंड हुई तो उसको अरेस्ट किया गया 8 घंटे। अब जब मेरी बच्ची बाहर आई बिल्कुल ट्रॉमेटाइज थी। उसने आके कहा कि लॉयर जब तक नहीं आया था मैं सिर्फ हाथ जोड़ रही थी, कैमरा था और एक डब्बा था जिसमें मुझे बंद किया हुआ था कमरे में और नाइजीरियन लोगों के साथ और उनके साथ, और मैं हाथ जोड़ जोड़ के उनको कह रही थी कि मुझे सिर्फ पानी दे दें, तो मुझे पानी भी नहीं दिया जाता और बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान नाम भी नहीं ले रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरे पासपोर्ट को फेंक रहे थे। और उनको कहा पाकिस्तान ये फ्रॉड किया है और उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। जब लॉयर आया तो उनको लगा, ट्रांसलेशन हुई, ट्रांसलेशन करके उस बच्ची को बाहर बुलाया गया। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि जब हमारी एम्बेसी से लोग आए, उसने कहा हमारी एम्बेसी वाले जब आए अम्मा तब तक लॉयर आ चुका था, एम्बेसी वाले कुछ नहीं कर सके और एम्बेसी वाले ने मुझे कहा अब तो आपकी मदर ने लॉयर कराया, यही आपको घर छोड़ देगा। तो लॉयर ने ही वहाँ से छोड़ा मेरी बच्ची को, घर, खाना खिलाया, उसका सामान लिया और उसने मुझे कहा योर डॉटर इज़ परफेक्टली फाइन राइट नाउ। मेरी बेटी 2-1.5 महीना घर से नहीं नीचे आ सकी और जब वो काली FIA वालों को देखती थी, वहाँ के इमिग्रेशन वालों को, तो वो उसको पैल्पिटेशन शुरू हो जाती। जाहिर बात है छोटे बच्चे ना, तो उस दिन से मैंने अपनी बच्ची को कहा कि ID कार्ड अपना तुम कहीं नहीं दोगी।
उसने कहा बट ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो आईडी कार्ड देना ही होता है। इसका मैसेज भी एक इम्पॉर्टेंट आप दे सकती है ना कि वो जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं जी, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आईडी नहीं देना चाहिए। अपना सिम कार्ड, उसके आईडी पे किसी ने सिम निकवाली हुई थी, इमेजिन। तो ये चक्कर निकला कि जी सिम कार्ड किसी ने इशू करा के नंबर से उसके कॉल की और किसी से पैसों का फ्रॉड किया। उस बंदे ने कहा, खैर वो बंदा आया, उसने कहा, कोर्ट गई वो दूसरे तीसरे दिन, वो बंदा आया, उसने कहा जी मुझसे तो किसी लड़के ने बात की थी और ये बच्ची तो तब थी ही नहीं मुल्क में। तो आप सोचें कि आप अपने, ये एक बात, और एक मैं सिर्फ अपने कंसर्न लोग जो एम्बेसीज वाले हैं उनको चाहिए अपने सिटीजन बच्चे स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल करें। और लिटरली ये हमने हर जगह पे ये कंप्लेंट सुनी है। मैं अभी मिलान गया तो मैं वहाँ पे काउंसिल जनरल पाकिस्तान से मिलने गया, मैं टैक्सी में गया, पाकिस्तानी ड्राइवर था। तो हम पाकिस्तान के काउंसलेट के बाहर आए तो पाकिस्तान उसने कहा बादशाह सलामत से मिलने जा रहे हैं। उस टैक्सी वाले ने मुझे कहा, मैंने कहा बादशाह सलामत, ये तो मैं काउंसलेट में जा रहा हूँ, बादशाह सलामत कौन है? लिटरली मैंने जाके, अहमद इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड जो वहाँ पे काउंसिल जनरल, उन्होंने कहा बेसिकली इसके अंदर ना बादशाह सलामत रहते हैं, वो हम पाकिस्तानियों के लिए बादशाह, हमारा कोई काम नहीं करते। ये मैंने इसाक डार साहब को कंप्लेंट की, ये मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सर आपको याद है कि मैंने तो बड़ी बड़ी ईमेल्स की फॉरेन ऑफिस, जो पता चला फॉरेन ऑफिस वालों ने कहा जी हमें माफ़ कर दे, क्योंकि उस वक्त मैं एक और चैनल पे काम करती थी। मैंने तो उस वक्त बोला ही नहीं बिकॉज मेरी बच्ची इतनी ट्रॉमेटाइज थी और मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि हमारे लोगों की जो थिंकिंग है ना वो भी बहुत बुरी है। कुछ तो किया होगा जो जेल बंद कर दिया। अब मेरी बेटी ने कहा अम्मा आई थिंक यू शुड स्टार्ट, ये बात होनी चाहिए, और इन्होंने भी मुझे कहा कि आप इसकी वीडियो बनाएं, क्योंकि मैंने टर्किश एम्बेसडर से कहा कि आप मुझे मिलवाएंगे, मैंने उनको ईमेल की, मैंने इस चीज़ का कहा सिर्फ अब मेरी बच्ची का मामला नहीं, ये जितने स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ आज भी मैंने फोर्स करके ये आपसे बात, ये मुझे बार बार कहते कि आप करें ये बात, जरूरी है। आप सोचें कि हम जब, एक और इसमें सबक मिलता है, जब हम कहीं भी ट्रैवल करें प्लीज़ खुदा के वास्ते जो सिम लेते हैं वो 30 डेज वाली लें, उसी वक्त उसको डिस्कार्ड करें और फेंक के आ जाएं। आपको नहीं पता आप जिस दुकान से ले रहे हैं, इसीलिए आप देखें मिडिल ईस्ट में ऑथेंटिक जगह पे बुलाया जाता है, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। यूएई में आपको सिम कभी भी नहीं मिलती जब तक आपके पासपोर्ट, आपका वीज़ा, सब कुछ चेक ना किया जाए। बाहर मुल्कों में इसलिए ये हो जाता है, लंदन वगैरह में वो आपको वैसे ही सिम दे देते हैं, यहाँ बहुत मुश्किल होता है कोई भी। लोग जो है ना वो ईमानदार बहुत हैं, उनके पास ये टेक्निक है ही नहीं। टर्की आप गए, आपने सिम ली, अब आपने उस सिम को वहीं छोड़ दिया है, आपकी सिम पे आपका आईडी कार्ड कहीं गया है, तो वो तो बंदा उस सिम पे कोई और भी सिम निकाल के कर सकता है। बट माजरत के साथ ये जो टर्किश है ना वो भी हमारी तरह बिल्कुल हमारी, वहाँ जाएं वो टैक्सी वाले इतने फ्रॉडिया, और वो जो एक स्ट्रीट बनी। मेरी बच्ची ने तो बड़े बड़े केस किए, उसने तो अपना फोन जिसने चोरी किया उसने चोर खुद पकड़वा के उनकी पुलिस को दिया। पुलिस हैरान रह गई इन बच्चियों ने कैसे पकड़ लिया उस चोर को, वो चोर भी पकड़वा दिया उन्होंने। लेकिन बाहर अगर पाकिस्तान का नाम आता है ना तो कोई बिलीव ही नहीं करता, मतलब उनको लगता है स्कैम ही है, पाकिस्तान स्कैम है पूरा। लोग भी भगा देते थे बच्चों को पाकिस्तान कह के, वो जब पुलिस स्टेशन जाते थे बच्चे के फोन चोरी हो गए। वो आमना की बेटी थी, वो बेटी उसने सारा काम वो एंड तक करके दिया। मैं आपको बता रही हूँ, तो उसने एक दिन मजे से कहा अम्मा मैं तो कोर्ट भी चली गई, जेल भी चली गई, मैंने सबको, और उसने उस बच्चे को बचाया बाद में। जो बच्चे ने फ़ोन चुराया वो 17-18 साल का बच्चा था, और उसने जब कोर्ट गई और उसको जब लॉयर जज ने कहा कि अगर तुमने इसको आज सज़ा दिलवा दी तो ये 15 साल के लिए ही विल बी बिहाइंड द बार्स। तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड व्हाट शुड आई डू, बहुत छोटा बच्चा है, उसका बाप रो रहा है। तो मैंने कहा जाने दो, छोड़ दो उसको। और वो बच्चा माशाल्लाह से आर्मी में चला गया, जो चोरियां कर रहा था, हर गली से जाके फ़ोन चुरा लेता था। और इन बच्चियों ने प्लान बना के उसको बुला के पकड़वाया। तो हमारे बच्चों को भी इतना समझदार होना चाहिए, बजाय इसके कि ये जो कल बच्चे के साथ हुआ है, देख रहे हैं आप 3-4 दिन से हो रहा है। बात ये है ना कि ये जो कल बच्चे के साथ हुआ, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी ना वो तो हमारी अपनी है ना, हम माँ बाप है ना। सर ये ना कहें, बच्चे माँ बाप बहुत चेक रखते हैं। अगर चेक रखते हैं ना तो हम सिर्फ अपनी बेटियों पे रखते हैं। सॉरी जी आप ठीक ये अनफॉर्चुनेटली हम अपने बेटों को कहते हैं कि ये तो बदमाश है मेरा बेटा, ठीक है ना, हम इसको निकलने दो। हम ट्रेंडिंग में ये लाते हैं ना, बेटा ये तो बाहर जाएगा,
ये तो बदमाश है, ये तो हमारा बेटा है, अगर फिर अकड़ करके नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा। तो फिर ये तब इंसिडेंट होते हैं। हमें अपने जिस तरह से हम जिस तरह से आपने आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया है ना यहाँ पे मैंने बिल्कुल नहीं किया। हमें बिल्कुल भी बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये आज बहुत हॉट टॉपिक है, 3-4 दिन से एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ख़ास तौर पे यंग लड़के लड़कियों को बहुत देख के बैठ रहे हैं कि वो किस सर्कल में बैठ रहे हैं और किससे बात करें और क्या चीज़ें घर की शेयर करें। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक केस आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हुआ है, जो बच्चा, वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं मेरी खाला के। सर आपने कहा बच्चों पे नज़र, वो तो हम रखते हैं। अब लड़के पे आपने बड़ी अच्छी बात की कि लड़के को आज़ादी है, लेकिन क्या लड़के पे चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? देखिए जी, बात ये ना कि ख़ास तौर पे मैं आपको ये जो हमारा पोस्ट इलाका है डिफेंस का, इसमें आजकल नई ट्रेनिंग आएगी। ये चाय के शॉप्स खुल गए हैं हर जगह जी, मैं तो ये बहुत खिलाफ हूं। बच्चे सारी रात 5 बजे तक बैठे हैं और बेसिकली इस चाय के शॉप पे चाय ही नहीं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, ड्रग्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, इधर एक और अंडर द अम्ब्रेला एक चीज़ ऐड ऑन कर देती हूँ, वहीं से आप कंटिन्यू करें। इन्हीं चाय वाली शॉप्स पे अगर आपको याद हो कितनी लड़कों की जानें गई हैं, फायरिंगें हुई हैं, गार्ड्स ने एक दूसरे पे फायरिंग की इधर अड्डों पे बैठ के। और लिटरली आप यकीन करें कि यहाँ पे चाय सिर्फ नहीं बिक रही है, यहाँ पे ड्रग्स बिक रही है। और हमें ज़रूरत इस बात की है कि एक 25 करोड़ का मुल्क है, अनऑर्गेनाइज था मुल्क है, हमारी लिटरेसी रेट इतना कम है, हमारी सोशल जो अवेयरनेस है वो इतनी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमें मसाइल हैं। हम रादर देन कि हम हर चीज़ थोप दें कि रियासत करे, दुनिया में भी रियासत नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमें खुद करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के, हम अपने घर की सफाई तो कर रहे होते हैं लेकिन हम गली को कभी भी देखते भी नहीं है, हमें थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए। हाँ, आप तो मतलब आप तो अच्छी मैं है ना, तो पूरी गली में अच्छे बच्चे हैं ना, रौला मचा के रखा होता है, कचरा गिर जाए तो देखे मैं करती। ये होना चाहिए ना, ये एक सिविक सेंस होना चाहिए। ये जो बच्चे का केस हुआ है, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को इसमें अकाउंटेबल ठहराऊंगा ना कि ये पेरेंट्स कहाँ थे जो ये बच्चा इस तरह से। अगर बच्चा 23 साल का है और गाड़ी लेके निकला है, पेरेंट तो कहेगा ना चलो बड़ा बच्चा है गाड़ी लेके जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जिस घर में जा रहा था या वो दोस्त था, वो घर में, सर आप ये तो देखें क्या कुछ नहीं हो रहा था, तो उसका क्यों नहीं रिमांड लिया गया पहले? हाँ, क्यों नहीं उसको इन्वेस्टिगेट किया गया? अब रियासत का काम क्या है? आप रेंट पे घर लेते हैं, मैं इधर ही आ रहा था, जब आप घर ले रहे होते हैं तो आपने सर्टेन उसकी पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, आपने उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस बनाया हुआ है, तो इस घर की भी तो आपके पास पूरी डेटा होगी ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और दूसरा अनफॉर्चुनेट ये है कि दुनिया में आईटी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे पड़ोसी, कोई भी किसी से भी आप अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। पड़ोसी मुल्क जो है वो $250 बिलियन इस आईटी के फील्ड में कमा रहा है, जो सऊदी अरब $120 बिलियन ऑयल एक्सपोर्ट करता है, कुछ भी नहीं उसके सामने। हम इस आईटी में आज तक 4 बिलियन से क्रॉस नहीं कर सके हैं। उसके बावजूद हमारे ये जो कॉल सेंटर है, ये भी एक माफिया बना हुआ है। यहाँ पे देखिए इस घर में 24 लैपटॉप मिले। मैं चाहूंगी मैं इनसे ये जरूर पूछूं, बिकॉज आपका ताल्लुक मीडिया से है, आपने लेट आना है, आपको ऑफर्स भी आती होंगी कि जी आज ये ड्रामा है, आज ये ऐसे होता है ना कि आप जी इस प्रोजेक्ट के लिए कितना आपको इसमें मोहतात रहना पड़ता होगा। तो कभी ऐसा कोई स्कैम तो नहीं हुआ कि किसी ने काम के लिए बोला, कोई कॉल की? हाँ ऐसा हुआ है, 1-2 बार, मतलब 1 मंथ पहले की बात है। आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं अकेले? नहीं, एक्चुअली आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं इसीलिए पूछना चाहती कि जब आपने रेंट पे लिया घर, तो ये भी बड़ा एक ज़रूरी होता है। मेरे साथ तो बहुत बुरा हादसा हुआ था, क्योंकि मुझे किसी ने मिलाया कि ये एजेंट है, जाओ इससे वो लो। अब एजेंट मुझे कराची में मेरा कोई जानने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे लिए एक न्यू शहर था। बिल्कुल, आप यहाँ काम करने आई हो, बिल्कुल सही।
तो मैं जब गई उस बंदे से मिली तो उसने मुझे कहा कि मैंने उससे सबसे पहले बोला कि मुझे फैमिली बिल्डिंग में घर चाहिए। तो उसने कहा हाँ हाँ फैमिली बिल्डिंग है और बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा, आप देखें। अब मैं गई विजिट करने दिन के टाइम पे, उसने मुझे रात में शाम में नहीं करवाया। अब मैं गई विजिट करने तो मैंने देखा यार फैमिली बिल्डिंग है, घर भी अच्छा है, फर्स्ट फ्लोर है, ओके सही है। अब मेरे साथ सीन क्या होता है कि मैं सफाई वगैरह करवाई, मैंने शिफ्टिंग अपनी सारी की। दूसरे दिन जब रात को मैं शूट पे कमर्शियल के जा रही, 8 बजे का टाइम था, गाड़ी ने पिकअप करना था। अब मैं जा रही तो ऊपर से ढेर सारे ख्वाजा सरा उतरे। ओह ठीक है। अब वो थे 20 समथिंग, उतरे जा रहे हैं। तो हमारे पंजाब में जब कोई बेबी होता है, बेबी बॉर्न होता है तो ख्वाजा सरा को बुलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर जगह वो खुशी मनाते हैं। तो अब वो सीन हुआ, मैं बोल रही, मैंने कहा क्या ऊपर किसी का बच्चा हुआ है? तो वो मुझे खड़े होके ख्वाजा सरा कह रहे आपको नहीं पता? मैंने कहा क्या नहीं पता? कहते यहाँ पे ऊपर हम रहते हैं। अच्छा। अब मैं नीचे उतरी हूँ तो गाड़ी वाले समझ रहे हैं कि मैं भी शायद ऐसी हूँ। गाड़ी में उसने बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा। तो मैंने कहा यार शिट। अब वो ट्रॉमे में मैं चली गई। मैं वहां जो आपको पिक करने आया? हाँ मतलब पिक नहीं करने आया, जो नीचे उनको लेने आया ना वो मुझे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें देखिए हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर हम ख्वाजा सिरा कहीं रह रहे हैं, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन यस उनका एक तौर तरीका डिफरेंट होता है और वो अलग रह रहे होते हैं। वो खुद भी आप उनसे बात करें तो दे डोंट वांट टू लिव समवेयर जहां उन्हीं की कम्युनिटी होती है, वो वहां रहना चाहते हैं। अब एक लड़की जो वहां से ट्रैवल करके आई, अब देखें ये तो आपके जो एजेंट था उसको पकड़। मैंने एजेंट को कॉल की ना, मैंने एजेंट को बोला कि आपने मेरे साथ स्कैम किया, आपको बताना चाहिए था। मैं वो नहीं कह रही कि ख्वाजा सरा गलत क्यों रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये चीज है कि मैं लड़की हूँ। अब मैं जब वहां से उतरूंगी वैसे एक बात बताऊं, शायद वो ज्यादा ख्याल रख लेते, जहाँ आदमी रह रहे होते वो मुश्किल होती। लेकिन अब उसको जब मैंने कॉल की तो आगे से कह रहा है क्या हो गया, रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद एहतियात करें। अब देखें ये कितनी अब उसने मुझे 2 दिन में कहा मैं पैसे वापस नहीं करा, आपने घर खाली करना आप कर लें। 1 मंथ का रेंट भी ले लिया मेरे से और मुझे कहा आप खाली कर लें। अब जाहिर बात है मैं नहीं रह सकती थी, एक मीडिया वाली लड़की या कोई वो भी अगर वहां से उतरती तो रैपो गलत होती है, आपकी रेपुटेशन देखो गलत। फिर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, इस चीज को हम क्लियर करें कि उनका रहना इज नॉट द इशू। आप भी यही कह रही हो ना, बट आप अकेली हो, शायद वो आपका ख्याल भी रख लेते, बट योर सेल्फ you're not नहीं, लेकिन एक्चुअली जो आपका एनवायरनमेंट होता है, आपके लोग होते हैं, आपको पता है अगर लड़की, मैं आपको बताऊं, जब भी आप, क्योंकि मैं उन लड़कियों के, मैंने इसीलिए आपसे पूछा था, जब मेरे साथ भी बहुत सी ऐसी कॉलीग्स हैं, मेरी को एक्टर्स हैं जो अब यहाँ शिफ्ट हुई हैं, हमेशा अपने किसी बड़े से बात कराएं। एक पॉइंट ये रेज करना चाह रही हैं कि वो स्टेट एजेंट को इन्होंने कहा कि मुझे फैमिली इन्वायरमेंट उन्होंने फ्रॉड किया। आप समझ रहे हो, मतलब फ्रॉड करके वो नहीं है, मैं भी हमारे कह जैसे इंसान बिल्कुल, लेकिन वो खुद भी सर नहीं रहते, वो कहते हैं हम अपनी कम्युनिटी में। अगर वो लोग जो हैं वो उनको जीने नहीं देते तो आप खुद सोचें ना, लड़की को कैसे जीने देंगे। मेरा पॉइंट जस्ट ये है कि हमारी जो लोगों की गंदी सोच है ना, वो मैटर करती है। अब मैं अगर उतर रही हूँ तो वहाँ पे वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं और वो बंदा मेरा ऑटो वाला हाथ पकड़ के कह रहा है कितने लोग। आप खुद सोचिए ये चीजें जो हमारे, क्या बाद में उस लड़के को, एजेंट को आपने कुछ मैंने बोला, लेकिन वही बात है, अकेली लड़की कुछ भी नहीं कर सकती कि कोई और उसका ना उससे वो आज भी यही काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी उसको नहीं हो रहा, वो आज भी बैठा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं है, वो लोगों के साथ स्कैम्स कर रहा है और उसकी कोई अभी तक कोई भी नहीं। उसने 2-3 बंदे रखे हैं जो उसको मतलब सपोर्ट करने वाले हैं। और तो फिर आप 1 महीना वहाँ रही या नहीं? नहीं, मैं 2 दिन, पैसे भी जाया हो गए। उसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, जो मर्जी करना तुम अकेली हो, क्या करोगे। और जाहिर बात है मैं न्यू आई हुई हूँ, मेरा शहर में कोई ट्रेड बन गया, पाकिस्तान ट्रेड बन गया, गलत हर दूसरा बंदा गलत बयानी करके अपनी चीज बेचता है। आगे बढ़ो यार। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए लड़कियां जो काम कर रही हैं मीडिया में, हमारी शूट्स का टाइम ऐसा होता है, जो यंग गर्ल्स हैं जो अपना शहर छोड़ के यहाँ आई हुई हैं, उनके लिए थोड़ा सा वाकई बड़ा चैलेंजिंग है कि रात को लेट आना है। अच्छा, एक और बात बताऊं, मुझे जो अजीब लगी, अच्छी तो खैर नहीं लगी कभी ये बात, जब भी हमारी कोई मीडिया की लड़कियां घर ढूंढ रही होती हैं तो लैंडलॉर्ड्स ये बड़ा कहते हैं कि जी हमने लड़कियों को घर नहीं देना। एक ये प्रॉब्लम भी है। अब मुझे समझ में आती है कि ये क्या वजह है। हमें तो सपोर्टिव होना चाहिए, एज फैमिलीज हमें सपोर्टिव होना चाहिए। यस, आप ज़रूर कहें कि अगर बेटा आप यहाँ घर ले रही हैं, टेनेंट अगर ले रहा है घर, लैंडलॉर्ड को बता देना चाहिए कि जी यहाँ कोई अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेट ये है ना
कि हमने एक अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना, हमारे मुआशरे ने ये बनाया हुआ है कि अगर ये लड़की ड्रामा में कर रही है, चाहे मेरी बेटी क्यों ना हो, वो लोग उसको उस नज़र से नहीं देखते हैं। अच्छा कहते हैं ये तो शो बिजनेस है ना, ये तो शो बिजनेस तो ऐसी ही वेरी अनफॉर्चुनेट ना कि हम अपना वो आइडेंटिफिकेशन ही हमने, जबकि दुनिया में ये इंडस्ट्री है भाई, पड़ोसी मुल्क में देखें, दे अर्न फ्रॉम इट, दे कम फ्रॉम पता नहीं डिफरेंट जगहों से आते हैं और बॉम्बे में रह रहे होते हैं और दूसरी जगहों वो जो लड़कियां हैं वो ऑक्सफोर्ड से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कैम्ब्रिज से पढ़ के आती हैं भाई देखिए कुछ लोग होते हैं जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो कर जाते हैं, लेकिन अब तो ये बताया जाता है। लेकिन मुझे उन लोगों की भी समझ नहीं आती कि आप अपने अपार्टमेंट अगर दे रहे हैं आप चेक रख लें, आप बोल दें, ये तो ना कहें कि जी हम नहीं दे रहे मीडिया वालों को, ये तो गलत बात नहीं। लेकिन आपको पता है अगर कोई लड़का जाएगा ना उसको फौरन मिल जाता है। मेरा यहाँ पे ये है, लड़की है अगर वो मतलब आपको बोल रही है कि आप एक बार देख लें, अगर आपको समझ में आता आप 1 मंथ का टाइम दे लें, आप देख लें कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है या वो कैसे रह रही है, उसने घर को कैसे संभाला। अगर कोई वही लड़का जाएगा तो फौरन से घर मिल जाता है, बस टिप फेंकने की देर होती है। बात मुझे इसी बात पे कि उनको टिप चाहिए। आजकल डिफेंस का भी अगर जिक्र मैं करूँ ना तो डिफेंस में भी मोस्टली ऐसे घर हैं जहाँ पे उन्होंने टिप दी होती है कि भाई हमें फ्लैट चाहिए, पैसे एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन आज तो आपको ये नहीं होना चाहिए ना, आज तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटेट हुई है, आज तो हम मर्द यहाँ पे तो वही लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये तो बड़ी मुझे टेंशन वाली बात लग रही है कि आपने पहले एक दफ़ा पहले भी किसी बच्ची के साथ ये हुआ है कि उस घर में ना पानी आता था ना कुछ था, उस बच्ची वहाँ इस्लामाबाद से शिफ्ट हुई थी, हमारे ड्रामे में थी, और वो रोए पिटे कि मैं तो पैसे दे चुकी हूँ, ना मेरे पैसे दे रहा है ना कुछ। तो प्लीज़ सोच समझ के करें, किसी बड़े को डालें, उनको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली से कोई बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। बट बात ये कि आपको तो रहने के बाद पता चलता ना कि वहाँ कौन रह रहा है। और बिल्कुल अगर मेरे बिल्डिंग में कोई ऐसे ख्वाजा सिरा रह रहे होते हैं, मैं तो बहुत उनकी इज्जत करती हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन बात वही है कि माहौल का फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। अच्छा, जो आप बात करें, मैं वापस उस पर आना चाहूँगी कि जब उस घर में ये एक्टिविटीज़ हो रही थी तो इतने दिन से हमारी यहाँ की एरिया की पुलिस क्या कर रही थी? अच्छा देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये पुलिस की बनती है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करें। ऐसे काफ़ी सारे ये डिफेंस के पोर्श इलाके में ऐसे बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे इस टाइप के अपार्टमेंट में वो काम कुछ दिखा रहे होते हैं, अंदर कर कुछ रहे होते हैं। अभी हालिया मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वो इसी तरह का एक फ्लैट था। आपने देखा वहाँ से कितना बारूद निकला है और ये कैसे आ रहा है, कॉल सेंटर बना हुआ था, 24 लैपटॉप थे, गाड़ियाँ जो हैं फैंसी नंबर प्लेट्स की थी, अंदर आते जाते, और फिर कहा जाता है वो जो लड़का है वो बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ मूव अराउंड करता था, तो किसी ने क्यों नहीं कभी चेक किया? देखें, और हम कितना चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं डिफेंस में आने और जाने में हमारी। मेरे घर के आगे अभी 4 दिन पहले इतनी बड़ी डकैती हुई है मेरी गली में, और बुरा हाल था, पुलिस खड़ी थी, और किस तरह गए हैं वो लड़के अंदर आपको ये भी बता देती हूँ। उनको टाइमिंग पता थी कि जो ड्राइवर जब गाड़ी निकाल रहा था, जो उनके घर के बॉस थे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने गेट खोला, उन्होंने कहा हम बाद साहब से मिलने आए हैं। तो उसने कहा अच्छा। वो गाड़ी निकाल रहा था और इतनी देर में वो दोनों लड़के, जवान यंग लड़के, बाइकर्स थे, अंदर घुसे हैं, उन्होंने फटाफट सारी डकैती की, सफाया की, और वो निकल गए। इसके लिए तो एक तो नंबर 1 तो ये ना कि एटलीस्ट इस एरियाज़ को आप कंट्रोल तो करें, CCTV सिस्टम लगाएं, तो गार्ड्स होने चाहिए। लेकिन अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, मैं कहता हूँ अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपका 50% क्राइम रेशो कम हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। उसमें सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी जो नंबर प्लेट है, इवन उस नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करेगी, वो कैमरा आपको बताएगा कि ये फेक नंबर प्लेट है, गाड़ी फेक है, उसके साथ जो लोग बैठे हैं उसकी वो इतना ज़बरदस्त सिस्टम लगा रहे हैं। 44 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है जो सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है, कराची में ख़ास तौर पे। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए, ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आपने देखा होगा नेबरहुड कंट्रीज़ में क्या होता है, जब आप रेंट पे कोई घर लेते हैं तो सबसे पहले आपको पुलिस थाने में बताना पड़ता है, वेरिफिकेशन होती है कि ये घर मैं लेने लगा हूँ, ये मेरा टेनेंट है, ये मेरा लैंडलॉर्ड है, उसकी डिटेल्स हर चीज़ वहाँ पे करनी पड़ती है। यहाँ नहीं होता ये, हम बताते नहीं, हम पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते।
नहीं, कैसे फॉर्मेलिटीज के लिए हम सब कुछ करते हैं। हाँ, फॉर्मेलिटीज follow नहीं है करते। वो हम जाके साइन करा लेते हैं, लेकिन उस पे Follow up नहीं। फॉलो नहीं होता। नहीं। चेक एंड बैलेंस कैसे पता चले कि ये वेबसाइट जो भी ई कॉमर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मिल रही है, हम ई कॉमर्स के थ्रू चीज़ें खरीद रहे हैं, वो ऑथेंटिक है? उसकी हिस्ट्री आपको देखनी होगी। सॉरी, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। अथॉरिटी, हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। दानिश, मैंने आपसे पूछा था कि कैसे पता चले कि ये वेबसाइट जो है ई कॉमर्स अगर कुछ कर रहा है काम, तो कैसे है वो ठीक है? ठीक है, इसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो सोशल प्रूफ है। ठीक है, आप उसकी सोशल स्टैंडिंग्स देखें, सोशल प्रूफ्स देखें, रिव्यूज़ देखें, फीडबैक्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। आप सिंपल फेसबुक पे वॉइस ऑफ कस्टमर में एक मैसेज डालें फेसबुक ग्रुप पे, तो आपको सब बता देते हैं ये स्कैम है या सच है या झूठ है। ठीक है। इसी तरीके से एक स्कैम के बारे में मुझे पता लगा था कि दुबई में एक कंपनी है जो कि जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। उसके बारे में सिंपल मैंने रेडिट पे मैं गया और मैंने जाकर गूगल करके चेक कर लिया, रेडिट पे मैंने मैसेज जाके चेक करे, तो उस पर सारी डिटेल आ गई कि ये स्कैमर्स हैं, ये बुलाते हैं लेकिन नौकरियां नहीं देते और 300-300 500-500 दिरहम सबसे ले लेते हैं। ठीक है। सो ये चीज़ें आपको सोशल प्रूफ्स आपको सारा सोशल मीडिया पे मिल जाता है, फेसबुक पे अवेलेबल है। आप उसकी स्टैंडिंग्स देखें, फिर अगर बाहर की वेबसाइट तो ट्रस्ट पायलट पे देखें, ट्रस्ट पायलट आपको सारी डिटेल्स बता देगा। तो ये कुछ मेजर चीजें, विजिलेंट होना हमें बहुत, विजिलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम बिल्कुल ब्लाइंडली ऑर्डर्स नहीं कर सकते कि किसी से भी ऑर्डर कर दिया। ब्रांड प्रेजेंस तो देखें, उसकी ब्रांड प्रेजेंस क्या है, सोशल स्टैंडिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट नजर आई, और इंस्टाग्राम देखें, इन्फ्लुएंसर्स से भी आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है कि भाई इस इन्फ्लुएंसर ने इसको अगर मार्केट किया है तो वो क्रेडिबल प्लेटफॉर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हम बिना सोचे समझे जी जो ब्रांडिंग कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या चीज ब्रांड कर रहा है। Exactly. आप कोई भी चीज का पकड़ के, अगर इन्फ्लुएंसर है या वो टीवी पर्सनालिटी है, अगर उसको कर रहा है एडवर्टाइज, तो उसको कम से कम समझ लें कि वो क्या चीज़ है। सो बहुत ज़रूरी है विजिलेंट होना। और उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो वीज़ाज़ पे हमारी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि हमारे UAE एक वो सच आराम से ईजीएस्ट वीज़ा था हमारे लिए, अब वो देखें परेशानी फैल गई है, वो लोगों को जाना, कॉन्फ्रेंसेस पे जाना, एग्जीबिशंस पे जाना मुश्किल हो गई है। तो थोड़ा हमारे लोगों को चेंज होना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें ना, एक नंबर 1 तो ये यहाँ से लोग बाहर जाके फिर यूरोप की तरह अमान की तरफ वो रास्ते से चले जाते थे। दूसरी बात ये है कि UAE ने हमें बहुत ज़्यादा प्रूफ दिए कि वहाँ पे जो लोग आए और अब तो सर बैंकॉक में भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, स्कैम करना शुरू किया। तो हम पाकिस्तानियों को एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये 5th जनरेशन वारफेयर का एक इरा है और हमें ये समझना चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान है उसके लिए ये मैसेज होना चाहिए कि किस तरह से आपका माइंड सेट, आपका दुश्मन आपका चेंज करता है, आप परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हॉलीवुड में एक मूवी बनी, उसमें लेडी फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठा के वो बताती है अपने बॉस को, कहती है बॉस हमने टेररिस्ट कराची में पकड़ लिया, कराची टेररिस्ट पकड़ लिया। अब पाकिस्तान में हमारी ख़ास तौर पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उन्होंने बहुत उस पर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा हाउ डेयर कि आपने ये बात कर ली कि आप कराची को आपने फिर अभी उन्होंने एक नई मूवी बनाई है जिस पे एक साहब है, वो किसी काम से अफ़गानिस्तान जाते हैं। वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके और वो मैसेज करता है वहाँ से अपने टीम को, कहता है कि नाउ आई एम सेफ, आई एम इन पाकिस्तान, आई हैव लेफ्ट अफगानिस्तान। देखिए ये दो वर्ड जो है ना, ये कितना बड़ा आपका एक इमेज बिल्डिंग करता है। हमारा जो यूथ है ख़ास तौर पे उसको ये सोचना चाहिए कि ये 5th जनरेशन वारफेयर का इरा है। अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे मुल्क में जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, ये हमारा प्राइड है, ये हमारा प्राउड है। हमारा दुश्मन हमसे अगर 4 गुना बड़ा बदबूदार मुल्क भी है, लेकिन वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कि ये इस मुल्क की तरफ मेली आंख से देख सके। उसका रीज़न एक ही है, हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हमारा स्ट्रॉन्ग अफवाज पाकिस्तान है। हमें अपना मुल्क
अपने इंस्टीट्यूशन की सबसे पहले इज्जत करनी बिल्कुल करनी चाहिए है। और उनके लिए इमेज बिल्डिंग करनी चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हम मर गए, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग भाई दुनिया में लोग बाहर नहीं जाते। बिल्कुल। क्या हमारी जो रेमिटेंस आते हैं, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बड़ी इनकम है पाकिस्तान में, वो $35 बिलियन हमारे रेमिटेंस आते हैं। वो रेमिटेंस आपको कौन भेजता है? वो यही लोग भेजते हैं वही ना, लोग हैं, हाँ। जो आपके बाहर जाते हैं। तो आप इनको जाने दें, हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं, हमारे पास टैलेंटेड यूथ है। हमें चाहिए कि हम इन नौजवान को जो आईटी में, खास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे कैन गो टू द ग्लोब और वहाँ से अर्न करें और हमारी इमेज बिल्डिंग करें। और हमें अपने आप को इतना ज़बरदस्त जाके परफॉर्म करना चाहिए कि हमें पाकिस्तानी होना, प्राउड होना चाहिए, रादर देन कि हमें जिस तरह से अभी रिस्ट्रिक्शंस मिडल ईस्ट से आ रही हैं या हमारी जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं शेंजन की। देखिए मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और बहुत मुश्किलात आ रही हैं लोगों को, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो शायद हमारे लिए बेहतरियाँ पैदा हो जाएंगी। शॉर्टकट ना मारें, सबसे जो आज के जो मैसेज है ना नौजवान को, वो ये कि शॉर्टकट ना मारें। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। आप अपना रोड मैप बनाएं, पैटर्न सेट करें। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप रात को सोएं। कोई भी दुनिया में आदमी, हम अगर सिटीज़ में देखें ना, वो इस्लामाबाद से हैं। आई एम श्योर आपको इस्लामाबाद और यहाँ में बहुत फ़र्क नज़र आता है। मुझे तो इस्लामाबाद बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। मैं तो कहती हूँ लाहौर भी बहुत बेहतर है। अभी मैं आज ही सुबह कह रही थी, हमारे उमर जो गाड़ी मुझे लेने आते हैं, कि यार मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ फ्रीली हम घूम सकते हैं, यहाँ नहीं हम फ्रीली घूम सकते। स्नैचिंग का डर है, स्नैचिंग का डर है और ये किडनैपिंग आजकल बहुत थोड़ा सा हमने बनाया भी हुआ है, इतना ज्यादा नहीं। आपके सामने देखिए कितने केसेस थोड़ा बहुत है, लंदन में नहीं है। अभी बहुत स्नैचिंग है। अभी मैं केप टाउन में था। पॉकेट्स हैं, बहुत ज्यादा हैं। आप मैडम साहबा मेरी एक बात तो सुनिए। अभी मैं आप ही की सुन रही हूँ मैं इतनी देर से। आप केप टाउन में था, वहाँ मैं स्विमिंग कर रहा था, वो तो उन्होंने मुझे, वो ओपन होटल था, उन्होंने कहा ये मोबाइल आप अपना छुपा ले। मैंने कहा 5 स्टार होटल में मोबाइल छुपा? उन्होंने कहा वो यहाँ पे वो जो सियाह लोग हैं ना, वो आएंगे, ये फोन उठाएंगे और भाग जाएंगे, भाग जाते हैं। तो भाई ये दुनिया में है। लेकिन हमें अपने आप को भी थोड़ा सा बेहतर बनाना होगा। हमें अपने इंस्टीट्यूशन का, हमें अपनी पुलिस को, हमें अपनी आर्मी को, हमें अपनी रेंजर्स की, हमें उनकी भी थोड़ी सी फैसिलिटेशन करना। मैं यही कह रही हूँ कि हमें उनके साथ मिलके करना होगा। अब अगर कचरा कोई फेंक रहा है तो वो आके गवर्नमेंट तो नहीं फेंक रही। हाँ जी, और रोड पे तो सफाई के लिए भेज रहे हैं लोग, लेकिन अगर आप बार बार कचरा फेंक रहे हैं तो फिर तो आप में खराबी है ना। हम ब्लेम तो फौरन करना शुरू हो जाते हैं कि हमारे ये नहीं करते, हमारी सड़कें साफ नहीं करती। अब हमारे घर की सामने जो प्लॉट है, अल्लाह जाने किस तरह लोगों को समझ में आएगी कि हम ग्रुप में लिख लिख के थक जाते हैं कि जी ये कचरा यहाँ ना फेंकें, लेकिन कचरा कोई एक घर है जो फेंके जा रहा है। देखिए मेरी 3 करोड़ का आपका शहर है, मतलब इमेजिन, और मतलब 30-30 लाख के मुल्क है, आपका 3 करोड़ का। और आप यकीन करें हमारे जो नेबर हैं उनकी मुर्गियां और बतखें जो है वो मेरे घर के अंदर आ जाती हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये खयाबान राहत की बात। कहाँ है कैमरा? आप मुर्गियां और बतखें और मुर्गियां के रखे। अब मुझे पता है, देखें मैं बताऊं मैं क्यों डरती हूँ। जानवर की कभी बदवा नहीं लेनी चाहिए। अब वो क्या करती हैं, वो बतखें आके टांग से पकड़ती हैं यकीन करें। और मैं डरती हूँ इतना उनसे। वो सुबह सुबह मुर्गे की आवाज़ तो चले, अजान आती है, हम तो सुबह उठते हैं जल्दी। अब जो नहीं उठता वो तो इरिटेट हो रहा है ना उससे। अब वो मुर्गी बतखें घूम रही हैं और हमारा गेट खुला तो वो अंदर आ गई। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें अगर आपको ये जानवर पालने का शौक है तो आप अपने सहन में इनको तमाशे करवाएं, कंसील करें उनको, और उनको अंदर रखें, उधर पॉन्ड बनाएं, उनको अंदर रखें। ये रोड पे छोड़ने का क्या तुक बनता है? अब आपके घर मेहमान आया और मुर्गी और बतख उनका जो है वो इस्तकबाल करें। अब मेरी दोस्त आई, उसने कहा ये बाहर मुर्गी बतखें जो घूम रही हैं, क्या करूं मैं, मुझे बताएं। मैं कह के थक गई हूं, लेकिन वो अपनी मुर्गी बतख को नहीं हटा रहे उनका। और अंग्रेजी उनका बेटा ऐसे आके बोलता है, इट्स ओके, I'll sort this out। तो भाई सॉर्ट करें। आखिर मुझे यहाँ कहना पड़ा क्योंकि आपने बात की कि मोहल्ले वालों को भी तो दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे का। अब आप जहाँ रह रही हैं वहाँ आप खुश हैं? हाँ, वहाँ पे खुश हूँ। और हमारे एक फैशन ये भी है कि अगर हम अच्छी अंग्रेजी बोल रहे तो हम पढ़े लिखे बिल्कुल पढ़े लिखे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच दानिश। और बहुत ज़बरदस्त हमने आज बात की। हमारी छोटी मोटी थोड़ी बातों से हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा।